क्या आपने कभी सोचा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्नेक्स ऑफ अमेरिका क्यों कहा जाता है? और अगर आपको यह बात नहीं पता है तो इस वीडियो के एंड तक आपको यह जानकारी मिल जाएगी। 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई और यूक्रेन जैसे छोटे देश ने रशिया जैसी वॉर मशीन से दुश्मनी मोल ली। किसके बलबूते पर? यूएस के बलबूते पर। पिछले 3 साल से नेटो की मेंबरशिप का झांसा देकर आपने यूक्रेन को एक वॉर में फंसाए रखा, वहां कंटिन्यूसली वेपन्स भेजे, मॉनिटरी हेल्प भेजी। लेकिन आज जब आपको वहां अपना फायदा नहीं दिख रहा है तो वहां से आपने अपने हाथ कर दिए हैं खड़े। यूएस ने जितनी भी फंडिंग यूक्रेन को जा रही थी उस पर एक पॉज लगा दिया है, उस पर रोक लगाती है। मतलब ट्रंप का एग्जैक्ट स्टेटमेंट यह है कि हम यूक्रेन के लिए फंडिंग रोक नहीं रहे, बट उस पर एक पॉज लगा रहे हैं। अब इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या यूक्रेन ये वॉर हार चुका है? क्या यूक्रेन के जितना भी पिछले 3 साल में जितना भी लॉस झेला है यूक्रेन ने, उसकी कोई भरपाई कर पाएगा? और इस कन्फ्लिक्ट से हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी भी किसी ग्लोबल पावर की कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनकर छोटे देश को अपना नुकसान नहीं कराना चाहिए। वैसे यूक्रेन को यह बात पहले ही सीख जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास पास्ट में भी ऐसे कई एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो वियतनाम का हो, चाहे वो इराक का हो, चाहे वो सीरिया का हो, चाहे वो कोरिया पेनिनसुला कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन चलिए, फाइनली ये कॉन्फ्लिक्ट हमें खत्म होते हुए दिख रही है, और उस तरीके से खत्म होती हुई नहीं दिख रही जिस तरीके से हमें ये उम्मीद थी। अब आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूएस का डिसीजन है यूक्रेन का फंडिंग स्टॉप करने का, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, यूक्रेन पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, यूरोप के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और साथ ही साथ रशिया इसे किस तरीके से देख सकता है, रशिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, सबसे पहले यह मान के चलिए, यूक्रेन जब इस वॉर में एंटर किया था तो उसकी श्योर शॉट हार निश्चित थी। कब होगी यह थोड़ा सा डिले हो चुका, लेकिन इसका निष्कर्ष यही निकलने वाला है, यह सबको उम्मीद थी। रशिया एक वॉर मशीन है, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसे उसके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हार्म होते हुए दिखेंगे। यूएस का डायरेक्ट इंटरेस्ट वहां था, लेकिन रशिया डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो रशिया का जो इंटरेस्ट था वो काफी ज्यादा था यूएस से। तो डेफिनेटली ये बात तो सच थी कि जो पिसने वाला है वो एक छोटा देश यूक्रेन ही पिसने वाला है। तो फाइनली हम जब देख रहे थे, यूक्रेन का वर्स्ट केस सिनेरियो था कि सीधे के सीधे वो रशिया से वॉर हार जाए। अभी एक सिनेरियो बना हुआ है कि यूक्रेन से बोला जा रहा है कि सीज फायर डील साइन कर लो, और ट्रंप ने बोला है जब तक जेलेंस्की उस सीज फायर डील के लिए तैयार नहीं हो जाते। अभी आपने एक एपिसोड देखा जब दो कंट्री के प्रेसिडेंट बैठ के आपस में ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो, जो एक आउटराइटली वंस इन अ ब्लू मून इवेंट है, जो देखने में ही ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव में काम नहीं चल रहा है। तो वो खुद में ही एक आश्चर्यजनक बात थी, एक सरप्राइजिंग चीज थी। उसके बाद से ये फंडिंग का रोकना, ये एक और ऐसा एलिमेंट आया है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस की सच्चाई को सामने रखता है। इतनी कंटेंशियस मीटिंग के बाद फाइनली ट्रंप ने जो मिलिट्री एड है उसको पॉज कर दिया है, उसको मना कर दिया है देने से। पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली यूक्रेन जो है वो मच लार्जर रशियन आर्मी को रेजिस्ट कर रहा था विद द हेल्प ऑफ यूरोप एंड विद द हेल्प ऑफ यूएस। अगर देखा जाए इसमें हेल्प कौन किसको कितनी प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे पहले आप ये यूक्रेन का मैप देखिए। ये जो पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, जो डॉनबास रीजन है, ये जो बेसिकली कीव रीजन है, डॉनबास रीजन है, इस रीजन पे ऑलरेडी रशिया अपनी जो पकड़ है वो बना चुका है, और उम्मीद की जा रही है कि अगर कोई सीजफायर डील साइन की जाएगी तो रशिया के पास ये रीजन चला जाएगा। मतलब यूक्रेन अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी लूज करने वाला है, यूक्रेन अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को भी लूज करने वाला है, और यूक्रेन की जो बची कुची साख थी वो भी अब मिटती हुई दिख रही है। उसे जो मिलिट्री हेल्प मिल रही है यूएस से वो आती हुई नहीं दिखेगी। इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं? यूक्रेन ने अब तक कैसे होल्ड किया, एक छोटी सी कंट्री इतनी बड़ी रशियन कंट्री को कैसे होल्ड कर पाई 3 साल तक? उसका मेन कारण है जो यूरोप से और रशिया से उसे हेल्प मिल रही थी। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यूरोप से जो हेल्प आ रही है, जो यूएस से जो हेल्प आ रही है, इसे अगर मैं बाइफरकेट करने की कोशिश करूं तो आपको यह पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू द कील इंस्टीट्यूट, ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है जो यूएस और यूरोप की फंडिंग को एनालाइज कर रहा है यूक्रेन के अंदर। तो इसने ये एनालाइज किया कि अगर मॉनेटरी हेल्प की बात की जाए तो यूरोप शायद मॉनेटरी हेल्प तो अकेला भी प्रोवाइड कर देगा उसे, मतलब पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली। अगर यूएस हट भी जाता है इस कॉन्फ्लिक्ट से तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जब मिलिट्री हेल्प की बात आती है तो उस चीज को कैसे कंपनसेट किया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। आप
यूएस से जितने भी अब तक इक्विपमेंट्स मंगा रहे थे, एम्यूनेशन मंगा रहे थे, वो उसको किस तरीके से कंपनसेट करेंगे, यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही खड़ा आ चुका है। और यूरोप के लिए भी यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम यूक्रेन को मिलिट्रीली अब कैसे हेल्प करें, क्योंकि उनकी खुद की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो यूएस को रिप्लेस कर पाए। वो खुद यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है सिक्योरिटी के लिए। नेटो पूरी तरीके से यूएस डोमिनेटेड है, यूरोप की सिक्योरिटी पूरी तरीके से यूएस के हाथ में है। और यूएस का पीछे हटना केवल यूक्रेन के लिए दिक्कत नहीं है, यूरोप के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत का रीजन बन चुका है। आज की डेट में यूरोप भी उतना ही परेशान है जितना जेलेंस्की परेशान है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। अगर आप स्पेसिफिकली देखने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा मिलिट्री डोनर यूक्रेन के लिए यूएस था। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए 45 T-72 और 35 M1A2 एब्राम टैंक्स जो हैं वो यूएस प्रोवाइड कर रहा था यूक्रेन को। 352 ब्रैडली व्हीकल्स, 201 होवाइट्जर्स, 39 हिमार्स रॉकेट लॉन्चर्स, 17 एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि नसम्स, पैट्रियट और हॉक बैटरीज जैसी चीजें जो हैं वो यूक्रेन को यूएस से आ रही थी। और इसी वजह से शायद वो सस्टेन भी कर पा रहा था अपने आप को एक लार्जर एनिमी के अगेंस्ट, एक लार्जर मिलिट्री पावर के अगेंस्ट। जैसे ही ये पॉज होगा, किस तरीके से वो सरवाइव कर पाएगा वो फ्यूचर अभी नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन का जो भविष्य है वो काला और धुंधला नजर आ रहा है इस टाइम। आपको समझ में आ चुका है कि यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड स्नेक्स क्यों कहा जाता है। पहले भाई को पिटवाया, एकदम शिद्दत से पिटवाया, इज्जत से पिटवाया। उसके बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि यार इसका इनफ पिटना हो चुका है, मेरा फायदा यहां नहीं दिख रहा है, मेरे को नुकसान दिख रहा है, तो उसे बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद होने के लिए यूएस छोड़ के जा रहा है। और मेरे ख्याल से पुतिन से ज्यादा खुश इसमें और कोई होता हुआ इस टाइम पे नहीं दिखेगा। अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो यूएस सबसे ज्यादा मिलिट्री एड प्रोवाइड करता हुआ दिखता है आपको यूक्रेन को, फिर जर्मनी है, फिर ग्रेट ब्रिटेन है, ईयू के बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क है, पोलैंड है, नीदरलैंड्स हैं, स्वीडन है एंड देन कनाडा। अगर इस लाइन से आप देखेंगे, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मिलिट्री एड बीइंग प्रोवाइडेड टू यूक्रेन। अदर देन दैट, अगर मिलिट्री एड के बारे में बात की जाए एंड कंपेयर टू द पास्ट वॉर्स, तो आपको देखने को मिलेगा कोरियन वॉर में भी इतना ज्यादा एवरेज यूएस मिलिट्री स्पेंडिंग आपको देखने को मिल जा रहा था। कोरियन वॉर के अंदर, इराक वॉर के अंदर, वियतनाम वॉर के अंदर और वॉर इन अफगानिस्तान के अंदर। और अब तक यूक्रेन वॉर में 46.6 आपको यूएस स्पेंडिंग देखने को मिल चुकी है। मैं एक मिनट के लिए साइड होता हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस पूरे दोनों बार चार्ट्स को आप एनालाइज करिएगा, जिससे आपकी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि किस तरीके से यूएस मिलिट्री स्पेंडिंग अब तक करता हुआ आया है, जो ग्लोबल वॉर्स हैं, जो डायरेक्टली उसकी लड़ाइयां भी नहीं है, और कैसे वो बीच में हाथ छोड़ के भागता हुआ भी दिखता है। चाहे वो वियतनाम की बात हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की कॉन्फ्लिक्ट हो, जब हम आर्मिस्टिस ट्रीटी की बात करते हैं 1953 की। अगर यूएस ने ये एड पॉज कर दिया, ये एड देना बंद कर दिया, ये मिलिट्री स्पेंडिंग बंद कर दी, तो यूक्रेन के ऊपर क्या होने वाला है, यूक्रेन के साथ क्या सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलेंगी। देखो, सबसे पहले हमें ये मानने की दिक्कत है, ये समझना पड़ेगा, पैसे की दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने बोला, दिक्कत कहां है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की। मिलिट्री इक्विपमेंट्स कहां से आएंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है मिलिट्री इक्विपमेंट्स। साथ के साथ जो यूएस की इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है यूएस की, उसको यूरोप काउंटर नहीं कर सकता, उसको यूरोप जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। साथ के साथ रिकॉन्सेनेंस जो कैपेबिलिटीज हैं यूएस की, रिकॉन्सेनेंस कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है किसी भी मिलिट्री रीजन में जब आप एक मुआयना करते हो, जब आप एक रेकी करते हो, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसे हम रिकॉन्सेनेंस बोलते हैं। इसमें भी यूएस का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, और यूक्रेन को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा था, लेकिन वो फायदा मिलना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, ये तो पता चल गया कि मिलिट्री एड जो है वो रुक गया है, लेकिन जो अब तक मिलिट्री एड आया है उसमें जो उसके लिए जो एम्यूनिशंस की जरूरत पड़ेगी, क्या उस पर भी पॉज लग गया है, या पूरी तरीके से यूक्रेन को अब यूरोप की तरफ देखना पड़ेगा। यह भी यूक्रेन के सामने बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। मतलब जेलेंस्की को आपने ना घर का छोड़ा ना घाट का, आपको जेलेंस्की को आपने मजबूर कर दिया कि भाई मैं अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी लूज करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मेरा कुछ रीजन आपको डेफिनेटली एनेक्स होता हुआ दिखने वाला है। आगे देखते हैं और क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। यूरोप का पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए, यूरोप ट्रेडिशनली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट दिखता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन यूएस का दूर जाना, यूएस का यह कहना कि नेटो के लिए पूरी फंडिंग मैं नहीं दे पाऊंगा, तो यूरोप के लिए भी एक नई सीख है, यूरोप के लिए भी एक नया चैलेंज है, जिसमें यूरोप को अपनी सिक्योरिटी का ध्यान अब खुद रखना पड़ेगा। यूरोप को अपनी स्पेंडिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। पैसा वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर देगा, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो फिलहाल के लिए वो यूक्रेन को बचाए, अपनी सिक्योरिटी पे फोकस करे, यूएस को अपीज करने की कोशिश करे। तो इस टाइम यूरोप बहुत बड़े डिलेमा में बैठा है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे राइट पाथ क्या होना चाहिए।
मैं वो जो डेमोक्रेसी, लिबर्टी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी की बात करता हूं, उस पर्सपेक्टिव से मैं यूक्रेन के साथ खड़ा रहूं, या मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हो, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यूएस के साथ जाएं और एक जो सीज फायर अपील कर रहे हैं ट्रंप जेलेंस्की से, उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करें। जो ऑलरेडी रियाद समिट हुआ था बिटवीन जेलेंस्की एंड ट्रंप, जो बातचीत होने की बात है, उसके अलावा इस्तांबुल में शिफ्ट हो चुका है वो, उसके ऊपर उसमें सपोर्ट करते हुए देखें यूरोप खुद डिलेमा में है इस टाइम, उसकी सिक्योरिटी डिलेमा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। चैलेंज एक और यह भी है कि अगर मैं सारी मिलिट्री मिला भी दूं यूरोप की, जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन है, चाहे वो फ्रांस है, वो स्वीडन है, वो नॉर्वे है, वो डेनमार्क है, अगर इन सारी मिलिट्री को मैं मिला भी दूं, पर ये अलग अलग देश हैं, इन मिलिट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाओगे कैसे? यूरोप एक ऐसी जगह है जो बैलेंस ऑफ पावर पे चला करता था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में हुई थी, उसके बाद से वो एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसी मिलिट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा पाना आसान काम नहीं होगा, और ये यूरोप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और अगर ये कोऑर्डिनेशन फिट नहीं बैठता है तो यूक्रेन अब सीधे आपको गड्ढे में ही जाता हुआ दिखेगा। यूक्रेन का वापस राइज करना पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। अब अगर रशियन लॉसेस के हिसाब से देखा जाए, रशियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, पुतिन ऑलरेडी पिछले 3 सालों के अंदर लगभग अपने 10 लाख सोल्जर्स को लूज कर चुके हैं। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा कि इस वॉर को कंटिन्यू किया जाए। उन्हें पता है बेस्ट सॉल्यूशन सीज फायर है, वो सीज फायर के लिए तैयार हैं, ट्रंप से भी बातचीत कर रहे हैं। आपको एक गाना सुनाई दिया होगा 3 साल पहले कि यूक्रेन इज द मेंबर ऑफ नाटो, यूक्रेन विल बी द मेंबर ऑफ नाटो, नाटो इज स्टैंडिंग विद यूक्रेन। आज की डेट में वो गाना उल्टा हो चुका है। यूएस ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि यूक्रेन शुड फॉरगेट अबाउट नाटो। मतलब जिस वजह से ये पूरी वॉर स्टार्ट हुई थी, उसी बात से आपने पल्ला झाड़ दिया। एक छोटे से देश को आपने पिसने के लिए छोड़ दिया रशिया के हाथों, और अब जब वो पिट रहा है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हर्ट हो चुकी है, तब आप उसे बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। कॉम्बैट लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। पुतिन के लिए भी बेस्ट सिनेरियो यही है कि सीज फायर डील साइन हो जाए, और ट्रंप आज उसको, पुतिन को अपने साथ खड़े होते देखते हैं, तो उन दोनों के लिए ही बेटर ऑप्शन ये है कि जेलेंस्की को प्रेशराइज किया जाए, एक सीज फायर एग्रीमेंट की तरफ मूव किया जाए। कुछ रीजन्स हैं जिनके ऊपर रशिया जो है वो बार्गेन करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ रीजन डेफिनेटली वो यूक्रेन को अपने अंदर वापस, जितने ऑलरेडी उसने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, उन्हें वो एनेक्स करने की कोशिश करेगा बिफोर दिस सीज फायर डील। अब कौन कौन से हैं ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो खेरसोन हो जाए, ज़ेपोरिज़िया हो जाए, दोनेस्क हो जाए, या लुहांस्क हो जाए, इस सीज फायर के अंदर ये सारे यूक्रेन के रीजन आपको रशिया के हाथों में जाते हुए दिखेंगे। मतलब कान इधर से पकड़ो या डायरेक्ट पकड़ो, यूक्रेन तो आपको लॉस में ही नजर आ रहा है। ये सीज फायर डील साइन हो जाए या ये डील साइन ना हो, आपको रशिया इस सीज फायर एग्रीमेंट से बेनिफिट करता हुआ दिखेगा, और यूएस, जिस वजह से उसे यूनाइटेड स्टेट स्नेक्स कहा जाता है, शायद उस चीज को वापस से प्रूव करता हुआ दिखेगा। ये जो पूरी जगह आपको देखने को मिल रही है, जितने भी मैंने रीजन आपको बताया, जैसे दोनेस्क वाला रीजन ये रहा, लुहांस्क वाला रीजन ये रहा, इस पूरे रीजन को, और ये जो पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, एक बार मैं इसे मार्क करके दिखा देता हूं आपको। ये जो पूरा रीजन देखने को मिल रहा है, ये आपको रशिया के हाथ में जाता हुआ दिखेगा। यूक्रेन का क्रीमिया रशिया ऑलरेडी एनेक्स कर चुका है, खेरसोन वाला रीजन ऑलरेडी रशिया के हाथ में है। तो आप सोचो, एक लार्ज चंक ऑफ रशिया, एक लार्ज चंक एरिया जो है यूक्रेन का, वो किसके हाथ में जाने वाला है? वो रशिया के हाथ में जाने वाला है। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसी चीज है जिसमें 2 दिन के अंदर सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, और जैसे भी सिनेरियो चेंज होंगे आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। इंप्लीकेशंस यूरोप के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि यूरोप भी पूरी तरीके से यूएस पे ही डिपेंडेंट था। अब उसको भी नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, उसे भी अपने नेटो से शायद थोड़ा सा, जो जितना ज्यादा नेटो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी यूरोप की, उससे थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा। डिफेंस स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ वापस मूव करना पड़ेगा विद इन यूरोप विदाउट डिपेंडिंग ऑन यूएस, क्योंकि अब कलेक्टिव सिक्योरिटी तो चल रही थी नेटो के अंदर, जो 4 अप्रैल 1949 से चल रही है, 4 अप्रैल 1949 से स्टार्ट हो चुकी है, तब से ही यूएस लीड कर रहा है। लेकिन अब वो सिनेरियोज नहीं है। पावर ट्रांजिशंस जो हुए हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, उसकी वजह से आपको ये नेटो भी वीक पड़ता हुआ दिख रहा है, उसके अंदर भी फॉल्ट लाइंस आती हुई दिख रही हैं, और वो फॉल्ट लाइंस अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो आउटराइटली पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। तो ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स जो हैं नेटो के पर्सपेक्टिव में, वो भी चेंज होते हुए दिखेंगे। यूरोप के चैलेंजेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। साथ के साथ यूक्रेन की रेजिलियंस का भी टेस्ट है ये, साथ के साथ ट्रंप के प्रैग्मेटिज्म का भी टेस्ट है ये, और साथ के साथ पुतिन की
जो एक डिप्लोमेटिक एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, या वो अपने रशिया को किस तरीके से फायदा में लाना चाहता है, किस तरीके से वो मॉस्को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वापस से पिक्चर में लेके आना चाहते हैं, प्री 1997 सिनेरियो में पहुंचना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मॉस्को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को रीएस्टेब्लिश करने की तरफ पुतिन का पहला कदम सक्सेसफुली बढ़ चुका है और यूक्रेन का कुछ हिस्सा आपको एनेक्स होता हुआ दिख रहा है। अभी भी सिचुएशन अनसर्टेन है, पोटेंशियल एस्केलेशन अभी भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस आपको कम देखने को मिलेंगे क्योंकि यूक्रेन की कैपेबिलिटी, यूक्रेन की कैपेसिटी, मिलिट्री एबिलिटी काफी हद तक डाउन हो चुकी है इस यूएस की फंडिंग को पॉज होने की वजह से। यूएस का जो मिलिट्री एड आ रहा था, यूएस से जो पैसा आ रहा था, यूएस से जो मिलिट्री आ रही थी, उसके ना मिलने से यूक्रेन काफी ज्यादा आपको वीक पड़ता हुआ दिखेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस वॉज ऑल अबाउट रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, दिस वॉज ऑल अबाउट जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, और दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्यों कभी भी यूएस जैसी कंट्री के ऊपर रिलाई कंप्लीटली नहीं करना चाहिए। ये भारत के लिए भी सीख है और ये हर उस छोटे देश के लिए सीख है जो बड़े देश के इंटरेस्ट अचीव करने के लिए अपने आप को किसी वॉर में इंडल्ज कर लेता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भारत जब बैलेंसिंग अप्रोच चलाता है, एक मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच चलाता है, उसका क्या फायदा है? उसका ये फायदा है कि आपका जब मल्टीपल अलाइनमेंट होता है तो आप किसी एक कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहते, जैसे यूक्रेन को रहना पड़ा और अब उसे मुंह की खानी पड़ रही है, राइट? तो इस वीडियो में हम इससे ये सीख लेते हैं कि भारत भी इससे कुछ सीख ले, हमारी जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी कुछ इससे सीख लें, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इससे कुछ लर्निंग्स लें एंड इवेंचुअली उसे फिर एम्प्लाई करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलता हूं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।